जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, वनस्पति विज्ञान जो है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है और उसके क्वेश्चन भी नहीं बन पाते हैं, इसीलिए हम साइंस में ही लेकर आए हैं बायोलॉजी के बाद में अब बॉटनी भी। तो बॉटनी के क्वेश्चन वही रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि ट्रिकी एकेडमी में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो पूरी एग्जाम में पूछी जा रही है और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये पूरी गारंटी हमारी रहेगी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और आप चाहें तो पिछले पेपरों में भी देख सकते हैं कि जो अभी तक पढ़ाए गए हैं क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस पेपरों में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में भी वो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अब हम शुरू करने वाले हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि वनस्पति विज्ञान में इसके जनक कौन हैं और इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम थोड़ा बहुत। वनस्पति विज्ञान या जिसको कहा जाता है बॉटनी। ठीक है, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। देखिए, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान जो है विज्ञान की ही एक शाखा है। ठीक है, विज्ञान की ही एक शाखा है ये। और विज्ञान की, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान की मुख्यतः 4 शाखाएं होती है। कौन कौन सी होती है? मुख्यतः 4। एक होती है जूलॉजी जिसको कहा जाता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहा जाता है, एक होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी, और एक होता है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। तो ये मुख्य 4 शाखाएं हैं और उन्हीं में से एक है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। वनस्पति विज्ञान किसको कहा जाता है? तो जिसके अंदर हम वनस्पतियों का, पादपों का अध्ययन करते हैं उसी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, उसके साथ में इसके जो फादर हैं, फादर या आप बोल सकते हैं जनक, जनक किसको कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टिस को। थियोफ्रेस्टिस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस को ही क्या कहा जाता है? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक। फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टिस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में कुछ बताया था, जैसे कि इन्होंने लगभग 1000 पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? पादप आकारिकी के बारे में बताया था, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था, हार्मोन्स के बारे में बताया था जो पादपों में पाए जाते हैं। तो इतनी सारी स्टडी इन्होंने की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर या जनक कहा जाता है किसके? वनस्पति विज्ञान के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो ये बेसिक सी जानकारी थी आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? पुष्प क्रम किसको कहा जाता है? सबसे पहली बात ये आती है, ऐसा क्रम जिसमें एक ही तने के ऊपर बहुत सारे पुष्प लगे होते हैं उसी को कहा जाता है पुष्प क्रम। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? पुष्प क्रम। तो निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम होता है? वो होता है सेब, अमरूद, अनानास या अंगूर। अमरूद जो है एक तने पे तो बहुत सारे होते हैं पर एक फूल के पास ही बहुत सारे फूल उग जाते हैं। सेम कंडीशन है सेब की भी। और से अंगूर जो होते हैं वो गुच्छे में होते हैं। तो जो अलग है, जो क्रम में होते हैं कि जो एक ही तना और उसी के ऊपर अलग अलग पुष्प लगे हुए हैं और उन पुष्प के ऊपर ही फल लगे, तो वो जो होता है वो किस में होता है? अनानास में होता है। अनानास जो है ब्राज़ील का ही एक फल है जो अब इंडिया में भी आने लगा है। तो अनानास को क्या कहा जाता है? पाइनएप्पल कहा जाता है। और ये बहुत सारे, मतलब एक ही तने में बहुत सारे फल लगते हैं इसके। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके बीज सबसे छोटे होते हैं? किसके बीज सबसे छोटे होते हैं? घास, ऑर्किड्स, फली या सेम? सेम किसको कहा जाता है? सेम उसको कहा जाता है बलोर, आम भाषा में इसको बलोर कहा जाता है। या और फली जो होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, सरोजनी की फली, मतलब सुरजने की फली होती है जिस पर वो लंबी लंबी होती है, और एक और फली होती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका। घास या फिर आर्किड्स जो होते हैं फ्लावर होते हैं जो अलग अलग कलर्स के होते हैं और उसके बीच में बीज पाए जाते हैं, वो बीज बहुत सबसे छोटे होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अलग अलग प्रकार की फलियां होती है, गंवार फली वगैरह। सत्य फल उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है? बीजांड के द्वारा, अंडक के द्वारा, पराग कोश आएगा यहाँ पर, पराग कोश।
पराग कोश के द्वारा। बीज क्या है? फल का, सत्य फल का उत्पन्न कहाँ से होता है, उत्पादन कहाँ से होता है? बीजांड द्वारा, अंडक द्वारा, अंडाशय द्वारा या फिर पराग कोश के द्वारा। तो देखिए जब परागण की प्रक्रिया सीधे कहाँ पर होती है, अंडाणु में हो जाती है, तो वहीं से निर्माण होने लग जाता है फल का, और अंडाशय वाले भाग को ही फल कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी, अंडाशय। ठीक है, अगला प्रश्न है, नारियल किस प्रकार का फल है? किस प्रकार का फल है? पीवो, ड्रुप, पॉम या बेरी? तो देखिए ड्रुप फल उसको कहा जाता है जिसमें फल पक जाता है और अपने आप नीचे गिर जाता है। तो नारियल एक किस प्रकार का फल है? ड्रुप फल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बेरी जो है, ब्लैकबेरी वगैरह, स्ट्रॉबेरी, वो एक गुच्छे में लगती है, जैसे कि जामुन वगैरह आपने देखे हैं, है ना? तो इस तरीके से होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चावल के दानों का प्रोटीन अच्छी किस्म का होता है, वह किससे भरपूर होता है? चावल के जो दाने होते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, वो अच्छा होता है, लेकिन किसके द्वारा बना होता है वो? तो वो बनता है लाइसिन के द्वारा। लाइसिन एक अमीनो अम्ल है। मैंने बताया था आपको कि 20 अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो उन्हीं 20 अमीनो अम्ल में से एक क्या है? लाइसिन। और लाइसिन की मात्रा ही ज़्यादा होती है किसमें? चावल में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। थायमिन वगैरह जो है प्रोटीन, विटामिन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है पूछा गया है। प्रकाश, आर्द्रता, यहां पर प्रकाश आएगा, प्रकाश, आर्द्रता, उचित ताप या ऑक्सीजन। देखिए अगर बीज अंकुरित होगा तो उसको सही टेम्परेचर चाहिए, सही उसमें ताप होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर वही ताप होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, आर्द्रता मतलब थोड़ी बहुत नमी भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अंकुरित अच्छी तरीके से हो पाएगा, वरना वो सड़ ही जाएगा। और क्या ज़रूरी नहीं है? प्रकाश, प्रकाश नहीं भी होगा, जैसे कि अभी बारिश के सीज़न में बहुत सारे लोग पौधे वगैरह लगाते हैं, तो सूर्य कहाँ निकलता है, लेकिन फिर भी पौधे बढ़ते ही है ना, तो ज़रूरी क्या नहीं है? प्रकाश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? बीज रहित फल जैसे कि अंगूर, केला वगैरह, इनमें बीज कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बीज रहित फल किसके द्वारा बनते हैं? कोल्चिसिन के द्वारा, सुक्रोज के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा या शुद्ध लिनोनिन के द्वारा। तो देखिए ये किसके कारण बनते हैं? कुछ हार्मोन्स के कारण बनते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आया। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण बीज उत्पन्न हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण बीज नहीं उत्पन्न होते। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? केरोटीन। केरोटीन जो होता है वो लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब ऐसे ऑरेंज टाइप के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। ज़ैंथेफिल सूरजमुखी के फूल में पाया जाता है। एंथ्रोसाइनिन या पर्णहरित। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण ही पुष्प अलग अलग रंग के कारण होता है। सभी पुष्पों में एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है, और इन पिगमेंट्स की, एंथ्रोसाइनिन भी एक तरह का पिगमेंट है, कोई पदार्थ है, लेकिन बाकी के जो पिगमेंट है उसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं एंथ्रोसाइनिन की तुलना में, इसीलिए एंथ्रोसाइनिन इसका सही आंसर आएगा कि ये सभी पुष्प में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पीय भाग होता है। ठीक है, पॉलिनेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसमें से जो पराग कण निकलते हैं और गिर जाते हैं वर्तिका पर, तो उसमें अंदर चले जाते हैं, तो वो किस बिंदु पर जाते हैं? वो जाते हैं हक बिंदु पर। ठीक है, अंडाशय में फल का निर्माण होता है, वर्तिका के अंदर जाते हैं, वर्तिका ऐसा वाला भाग होता है, बीजांड बिल्कुल अंदर बीज वाले भाग को कहा जाता है, तो वो बिंदु कौन सा होता है? हक बिंदु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पुष्प के किस भाग में पराग कण उत्पन्न होते हैं? स्त्रीकेसर, बाह्य दल, पुंकेसर या पंखुड़ियां? किसका पूछा है? पराग कणों का पूछा है। ठीक है, पराग कण ये देखिए इस तरीके से निर्मित होता है, ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट ये होता है एंथर वाला भाग, और इसमें पाए जाते हैं पराग कण। ठीक है, तो पराग कण किस में पाए जा रहे हैं? नर पुष्प में, और नर पुष्प को ही क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फल का निर्माण कहाँ होता है, तो फल के निर्माण में क्या आएगा? स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर आएगा। बाह्य दल किसको कहा जाता है? जैसे कि आपने गुलाब की कली देखी और वो पूरी कवर है, तो उसको कहा जाता है बाह्य दल, और पंखुड़ियाँ उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कपास के रेशे मिलते हैं, किसके द्वारा मिलते हैं? बीज से, छाल से, पत्तियों से या जड़ से? तो देखे होंगे आपने, फूल आते हैं कपास में और उन फूलों के अंदर बीज होते हैं और वो जैसे जैसे पकते जाते हैं, सूखते जाते हैं, तो उनके अंदर बीजों के ही आसपास क्या बनता जाता है? कपास। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें? बीज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्याज है। प्याज एक क्या है? एक प्रकंद है, कंद है, जिसको ट्यूबर भी कहा जाता है, शल्क कंद है या घन कंद है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? एक शल्क कंद है। आपने देखा होगा कि कण लाके खेती में, मतलब खेती जो किसान होते हैं कण लेके आते हैं। कण का मतलब होता है ऐसे पौधे जैसे लेके आते हैं और उनको खुदाई करके धीरे धीरे लगाते रहते हैं, तो उसको तने को ही गाड़ा जाता है, उनको कण कहा जाता है आम भाषा में। इस तरीके से उसकी खेती की जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शल्क कंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल का खाने योग्य भाग एक मुख्यतः एंडोस्पर्म है? ठीक है, एंडोस्पर्म को कहा जाता है ऊपर का छाल वाला भाग। ठीक है, नारियल, मूंगफली, मटर या गेहूं? मतलब खाने वाले भाग से ऊपर की परत से अंदर वाला भाग, जैसे जो बाहरी परत होती है उसके पास में एक और परत होती है, वो खाने वाला भाग हो, तो वो किस में होता है? निम्नलिखित में से किस फल का खाने योग्य भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म में? किस फल का होता है ये? नारियल का या फिर नारियल, मूंगफली, मटर या गेहूं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? नारियल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। पहले ऊपर कवर होता है, ठीक है, जो बहुत हार्ड होता है, उसके बाद में फिर क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, जिसको हम खाते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिर्च का पौधा है, क्या है? वृक्ष है, लता है, झाड़ी है या जड़ी बूटी है? काली मिर्च का पौधा किस प्रकार का होता है? क्या है? वृक्ष है, लता है, जड़ी बूटी है या झाड़ी है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? लता है। लता होती है, मतलब इस तरीके से बेल होती है और बेल के ऊपर, तने के ऊपर इस तरीके से काली मिर्ची आती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधे जंतुओं पर किस बात के लिए निर्भर नहीं है? पौधे जंतुओं पर किस बात के लिए निर्भर नहीं है? प्रकीर्णन के लिए, कीटों से सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए या फिर खाद के लिए? तो सही आंसर क्या आएगा? ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया कि भोजन के लिए पौधे जंतुओं पर निर्भर नहीं होते। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशे का उदाहरण है। कृत्रिम रेशे का उदाहरण देखिए, क्वेश्चन आ गया है, पिछले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैं पूरी गारंटी लेती हूँ, जो ट्रिकी एकेडमी में साइंस पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं, पूरी गारंटी है इस चीज़ की कि 100% वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, साइंस में जितनी भी वीडियो डाली गई है आप उन वीडियो को शुरू से देखिए और अपने पिछले साल के पेपरों को भी देखिए, आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन अलग नहीं मिलेंगे, चाहे साइंस से रिलेटेड हो चाहे बायो से रिलेटेड हो। और अब हम शुरू कर रहे हैं बॉटनी। ये बॉटनी भी वही रहेगा जो क्वेश्चन में पिछले साल के पेपरों में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहें तो टिक लगा दीजिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के पेपर के भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इसीलिए आप चाहें तो टिक लगा सकते हैं। कृत्रिम रेशे का उदाहरण क्या है? रेशम, जूट, कपास या रेयॉन? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? रेयॉन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म या आप बोल सकते हैं ब्रायोफाइटा में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तना, पत्ती, मूल या पुष्प? मूल का मतलब होता है जड़। किसके द्वारा होता है कायिक परिवर्धन? ठीक है, ब्रायोफिल्म जो जल और बायोफाइटा के जीवों पादप को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा के पादपों को उभयचर पादप भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। पहले ये जलीय हुआ करते थे लेकिन जल में ये सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, इसीलिए अब ये स्थल पर भी होने लगे हैं। सॉरी, पहले ये स्थल पर हुआ करते थे लेकिन स्थल पर वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, इसीलिए अब जलीय भी होते हैं। तो ये किसके माध्यम से करते हैं कायिक प्रवर्धन? पत्ते के माध्यम से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पादपों में अपचयी क्रिया की दर जंतुओं की अपेक्षा सरल होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है या क्रिया नहीं? पादपों में अपचयी क्रिया, अपचय यानी कि जो भी खाना बनता है, पचता है, उसकी क्रिया जंतुओं की अपेक्षा कैसी होती है? सरल होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। आसान होता है ना, हमको क्या है, हमको डायबिटीज़ भी हो सकती है, अगर ज़्यादा खा लिया तो डायबिटीज़ हो सकती है, फिर हमको इनो पीना पड़ता है। पादप पीते हैं क्या इनो? कभी नहीं पीते हैं, तो ये सरल होती है। अगला प्रश्न है, अपने समान सजीव उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग हैं, हम अपने ही बच्चों को जन्म देंगे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? उत्पन्न करेंगे तो वो क्रिया
क्या कहलाएगी? फलन, पुष्पन, जनन या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? जनन कहलाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जल और खनिज लवण में पादपों में स्थानांतरित होते हैं। जल और खनिज लवण किसके माध्यम से पादपों में स्थानांतरित होते हैं? कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, फ्लोएम या जाइलम। देखिए, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा एक प्रकार के सरल ऊतक के अंतर्गत आते हैं और फ्लोएम जो जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि कठिन ऊतक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जल और पोषक पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा, ठीक है, जाइलम के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और भोजन का किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। टमाटर के फलों को फटने से बचाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? फटने से बचाने के लिए, फलों को फटने से, हो सकता है ना कि उसमें बीज ज़्यादा आ गए तो बाहर की लेयर फट सकती है, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है बोरोन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फल है? कौन सा फल है? आलू, आलू एक सब्जी है, मूली भी एक सब्जी है, भिंडी भी एक सब्जी है, बस्ता क्या है? शकरकंद। शकरकंद किसको कहा जाता है? रतालू। आम भाषा में हम उसको रतालू कहते हैं और ये शकरकंद कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी। एक बात याद रखना, शकरकंद का प्रयोग मधुमेह रोग के कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने में भी उसका प्रयोग होता है। लेकिन वो कौन से प्रकार के होते हैं? वो लाल प्रकार के होते हैं, ठीक है, लाल रंग के जो होते हैं शकरकंद, रतालू, उनका प्रयोग किया जाता है। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? फल, पुष्पक्रम, फूल या कलिका? फल खाया जाता है, पुष्पक्रम खाया जाता है, फूल खाया जाता है या कलिका? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी सभी ने देखी है, बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी होगी। मोमोज उसी के बनते हैं, पत्ता गोभी के ही बनाए जाते हैं मोमोज। सॉरी, फूल गोभी। फूल गोभी जिसमें फ्लावर रहता है, पत्ता गोभी अलग है। तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? वो जो भाग है वो कौन सा है? पुष्पक्रम है। ऐसा फूल रहता है, उसके अंदर सब्जी उग जाती है। पत्ता गोभी अलग है, ठीक है, वो पत्तियों का बना होता है, वो कलिका जैसा होता है। तो उसमें क्या आएगा? एक पहले वो डंठल निकलते हैं और उसके अंदर फिर गोभी लगती है, तो उसको फूल गोभी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा, पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है, मिर्च में चरपराहट का कारण। मिर्च में चरपराहट, ऐसा लगता है ना कि अगर आप मिर्च खा रहे हो तो आपको तीखी लग रही है, या अगर आपके शरीर पर कहीं लग गई है तो झंझनाहट सी होती है। चरमरना, चरमराहट बोलते हैं ना हम, वही किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कैप्सेसिन। अगला है, प्याज की गांठ है एक रूपांतरित, तना है, जड़ है, पत्ती है या फल है? प्याज की गांठ एक क्या है? प्याज की गांठ एक तना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, प्याज की गांठ। प्याज में जो गिठान होती है ना, वो बीच में उसका पूछा गया है, जिसमें रेशे निकलते हैं, वो क्या होता है? तना होती है, जड़ होती है, पत्ती होती है या फल होती है? तना होता है। अगला प्रश्न है, उसी के माध्यम से पूरा उसका शरीर बनता है, ठीक है, वही लाकर हम लगाते हैं और फिर धीरे धीरे वो फूलता जाता है। निम्न में से झकड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? रेशेदार जड़ वाला पौधा होता है गेहूं। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर आपके यहाँ खेती है तो आप देख सकते हैं कि गेहूं की जो जड़ें होती है वो रेशेदार होती है, ठीक है, बिल्कुल पतली पतली रेशों में होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। या उम्बी निकाल के लेकर आते होंगे बहुत सारे लोग सेकने के लिए, तब तो वो हरे हरे ही होते हैं, तब अच्छे से दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है जल से, ठीक है, कहाँ से मिलता है? जल से। जल में भी ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या? केवल सी, कार्बन ही बचेगा। इसीलिए इसमें से ऑक्सीजन नहीं मिलती हमको। किस में से मिलती है? जल में से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं जल में, तो हाइड्रोजन बच जाता है और ऑक्सीजन इसमें से मिल जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोप रूट किस में पाया जाता है? प्रोप रूट गन्ने में, पीपल में, आलू में या फिर स्क्रू पाइन में? प्रोप रूट, प्रोप रूट जो होती है वो किस में पाई जाती है? पीपल में। घनी फैली फैली जो जड़ें होती है, रूट का मतलब क्या है? जड़ी, जड़ें, जो फैली फैली जड़ें होती है वो किस में होती है? पीपल में होती है, उसी को कहा जाता है प्रोप रूट। अगला प्रश्न है, लाह कौन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं? लाह कौन मिश्रित जीव है? लाह कौन नहीं आएगा, लाइकेन आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको पूरे को कट कर देना। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। लाइकेन किसके बना होता है? लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से निर्मित होता है लाइकेन पौधा,
ठीक है, एक प्रकार का जीव भी होता है, पौधा भी होता है, इसका प्रयोग बहुत है। मैंने आपको बताया भी था। लिटमस पेपर किसके बने होते हैं? लाइकेन पौधे के ही बने होते हैं। वायु प्रदूषण सूचकांक कहा जाता है लाइकेन पौधे को, और साथ में मिर्गी के दौरे जिस भी व्यक्ति को पड़ते हैं तो उसकी दवाई भी किसके द्वारा बनती है? लाइकेन के पौधे के द्वारा ही बनती है। ठीक है, तो बहुत फायदेमंद होता है लाइकेन। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से बनता है, क्योंकि कवक जो होते हैं इनमें जल पाया जाता है और शैवाल जो होते हैं इनमें हरा रंग होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बना लेते हैं। तो शैवाल जो है अपना भोजन किसको दे देंगे? कवक को दे देंगे, और कवक अपना पानी दे देंगे शैवाल को। तो इस प्रकार से सहजीवी संबंध हो जाता है और लाइकेन पौधे का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऊतक का भाग है? चालनी नलिकाएं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं या दृढ़ ऊतक? कौन सा एक ऊतक का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक का भाग है? वो है चालनी नलिकाएं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्व संधियां पाई जाती है। पर्व संधियां, ऊपर वाली जो चीजें होती है, ऊपर वाली संधियां कहाँ पाई जाती है? मूल पर, तने पर, मूल पर, तने पर, पर्ण पर या फलों पर? पर्व संधियां, पर्व संधियां कहाँ पर पाई जाती है? तने के ऊपर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, द्वारा कोशिकाएं पाई जाती है। जड़ में, तने में, पत्ती में, फूल में? क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। क्या आएगा इसका आंसर? द्वार कोशिकाएं। द्वारा नहीं है ये, द्वार कोशिकाएं आएगा। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, तने में, पत्ती में या फूल में। द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है पत्ती में। ठीक है, किसमें पाई जाती है? पत्ती में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द्वार कोशिकाएं, वातरंध्र जिनको कहा जाता है, वही किसमें पाई जाती है? पत्ती में पाई जाती है, जिसके द्वारा सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? द्वार कोशिका। रक्षी ऊतक पादप के किस भाग का निर्माण करते हैं? रक्षी, रक्षा कर रहे हैं, एक कवच की तरह कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पत्तियां, जड़, एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस? बाहर के भाग को, जो छिलका होता है, छिलके वाले भाग को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाहर का भाग एपिडर्मिस, मध्य का भाग मेसोडर्मिस और अंदर का भाग एंडोडर्मिस होता है। जिस तरीके से नारियल में बाहर का जो कवच होता है वो क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस, और हम खाने वाला जो भाग होता है उसमें क्या कहलाता है? एंडोडर्मिस, उसमें मेसोडर्मिस नहीं होता है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है, पपीता, नारियल, पीपल या जपा कुसुम? संयुक्त पर्ण वाला पौधा, संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? पपीता, नारियल, पीपल या जपा कुसुम? क्या होता है? नारियल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, प्राणवायु या जल? सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना लाइट के प्रकाश से भी काम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़रूरी है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रक्रिया कैसे होगी? जल भी बहुत जरूरी नहीं है, तो क्या है? प्राणवायु। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? प्रकाश का अवशोषण, जल का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक है? प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। बिना प्रकाश के अवशोषण के कैसे हो पाएगी? प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सौर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नाइट्रोजन चक्र में, हाइड्रोलिक चक्र में, पेट्रोलॉजिकल चक्र में या खाद्य श्रृंखला में? प्रकाश संश्लेषण एक जैव प्रौद्योगिकी का ही जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसके लिए? खाद्य श्रृंखला चक्र के लिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भोजन बनाने के लिए ही तो होती है, खाद्य श्रृंखला चक्र इसीलिए तो कहेंगे हम, है ना? इसी के माध्यम से पादप अपना भोजन बनाते हैं। खाद्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? अभी मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस के पहले, जाइलम, फ्लोएम, वातरंध्र या अधिचर्म? जाइलम के द्वारा जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा किसका होता है? भोज्य पदार्थों का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। ठीक है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना या नाइट्रोजन को छोड़ना।
बहुत ही आसान सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ये दिन के समय होता है और रात के समय में हम क्या करते हैं, रात के समय में हम नहीं मतलब पादप करते हैं। रात के समय में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। हम भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। तो वो तो कितना बड़ा होता है पेड़ और हमारा शरीर छोटा होता है, इसी के कारण वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेगा। तो अगर हम उसके पेड़ के नीचे सोए तो हमें सफोकेशन हो जाएगा, घबराहट होगी, इसीलिए पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है। ठीक है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पादप और रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आ गई बात समझ में? ये इतने क्वेश्चंस थे वनस्पति विज्ञान के। आज हमारी वनस्पति विज्ञान की पहली क्लास थी, पहले 40 क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। और मैं पहले ही बता देती हूँ, आप आज की पहली क्लास थी बॉटनी की, इसलिए मैंने फिर से बता रही हूँ आपको कि ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आप रट डालो इन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि अब की बार पुलिस पार, और वो भी किसके साथ, ट्रिकी एकेडमी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, गुड नाइट, शब्बा खैर।